राजस्थान नाम का एक गांव में दिलबर नाम का एक आदमी रहता था। उसका बहुत बड़ा कपड़े का बिजनेस था। वो बहुत ही दयालु था। गरीबों का बहुत मदद करता था। उसके घर में दो बेटी थी। एक का नाम था सारा और रागिनी। दोनों से बहुत प्यार करते थे दिलबर। और उन दोनों की शादी की उम्र होते जा रहे थे। इसलिए एक दिन दिलबर अपने दोनों बेटी को अपने पास बुला के बोलती है, सुनो सारा और रागिनी, तुम लोगों को देखने के लिए कल लड़के वाले आ रहे हैं। तुम दोनों एकदम तैयार रहना। वो दो लड़के दोनों भाई हैं और बाहर से पढ़ के यहाँ पे आए हैं। ऐसा अच्छा लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। तुम लोग बहुत अच्छे रहोगे। मैं शादी देख के तुम लोगों की मरना चाहती हूँ। बाबा, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? इस सब छोड़ दो। हम लोग शादी नहीं करना चाहते। तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बाबा, दीदी एकदम ठीक बोल रही है। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ऐसी बात नहीं बोलते हैं बेटे। ये तो हर लड़की को करना पड़ता है। अपने घर को छोड़ के जाना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, तो हमारे भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो आप अकेले हो जाओगे। हाँ बाबा, दीदी ठीक बोल रहे हैं। माँ के चले जाने के बाद से तुमने हमारी देखभाल की, और अब अगर हम शादी करके चले जाए तो तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? इसलिए हम लोग शादी नहीं करेंगे। सारा और रागिनी की ये बात सुनने के बाद दिलबर सोच में पड़ जाता है। अच्छा बच्चों, तुम लोग अगर बोल रहे हो तो ठीक है, लड़के वाले को आने दो, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। उन लोगों को घर में रखेंगे। शादी के बाद भी घर जमाई बना के अगर तैयार हो जाए तो अच्छी बात है। और वैसे भी मेरा बहुत जायदाद है और मेरा काम भी है। ये सब वो लोग ही देखेंगे। उसके बाद दूसरे दिन राजीव और अनिल नाम का दोनों भाई आते हैं सारा और रागिनी को देखने के लिए। राजीव था बहुत ही मेहनती और चालाक, और दूसरी तरफ था अनिल। वो चालाक था लेकिन बहुत ही आलस। वो राजीव को हमेशा बेवकूफ बनाता था। राजीव और अनिल नाम का दोनों भाई सारा और रागिनी को देख के ही पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग तैयार हो गए शादी के लिए। लेकिन मुझे कुछ बोलना है तुम लोगों को। शादी के बाद अगर तुम लोग मेरे घर में घर जमाई बन के रहो तभी मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगा, वरना नहीं। और वैसे भी मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, वो सब तुम लोगों को ही देखना है। अगर तैयार हो तो बोलो। दिलबर की ये बात सुनने के बाद राजीव और अनिल राजी हो जाते हैं शादी के लिए। और दिलबर सारा और रागिनी की शादी राजीव और अनिल के साथ बहुत ही धूमधाम से करवाती है। शादी के बाद दोनों जन बहुत अच्छे से उसी घर में रहने लगते हैं। एक दिन अचानक दिलबर का बहुत ही तबीयत खराब हो जाता है। दोनों बेटी को बुला के बोलते हैं, देखो बेटी, मैं बहुत ही बीमार हूँ। कब मर जाऊंगी पता नहीं है। इसलिए मैं तुम लोगों को मेरा जायदाद बंटवारा करके जाना चाहती हूँ। बाबा, वैसे भी आप बहुत बीमार हो। इस समय पे ये सब बंटवारे की बात मत करो। हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, मिल बांट के रहेंगे सारी जिंदगी। हाँ बाबा, दीदी एकदम ठीक बोल रही है। हम लोग सारी जिंदगी ऐसे मिल बांट के रह पाएंगे। तुम लोगों को जो अच्छा लगे। कुछ दिन के अंदर ही दिलवर मर जाता है, और मरने के बाद ही अनिल शुरू कर देते हैं बंटवारे के लिए। अच्छा बड़ा भाई सुनिए, मैं चाहती हूँ हम लोग मिल बांट के सब बंटवारा कर लेते हैं। अनिल, तू मेरा छोटा है, जिंदगी भर जो मांगा है वो मिला है। अब भी जो बोलेगी वही होगा। अनिल खुद के लिए गाड़ी और बंगला ले लेता है, और कुछ जमीन बचा हुआ वो राजीव को दे देता है, जिसमें कभी भी कोई फसल नहीं उगा है। और एक फार्म हाउस देता है। वहां पे सारा और राजीव रहते हैं और बोलते हैं, राजीव घर और गाड़ी सब ले लिया, बहुत प्रॉपर्टी भी ले लिया, हम लोगों के लिए सिर्फ एक फार्म हाउस रखा है। सारा, तुम चिंता मत करो। मैं खेतीबाड़ी के ऊपर डिप्लोमा इंजीनियर की हूँ, इसलिए मुझे ये सब आता है। इस जमीन पे हम लोग फसल उगाएंगे, हम लोग ठीक से रह पाएंगे, कोई बात नहीं है।
एक दिन अनिल राजीव और सारा को घर से निकाल देता है और सारा रोते हुए अपने बाबा की तस्वीर के सामने बैठ के बोलती है, बाबा देखो, तुम्हारी बेटी बहुत ही कष्ट में है। हमें सिर्फ एक फार्म हाउस दिया है और कुछ जमीन मिला है जहाँ किसी ने कभी भी कोई फसल नहीं उगाया है। हम लोग कैसे रहेंगे? सारा रोने लगती है। रोते रोते अपने बाबा की तस्वीर के सामने से कुछ गिरता है और तब वो हाथ में उठा के देखती है। उसमें कुछ लिखा है और उसके अंदर एक छोटा बीज है। उसमें लिखा हुआ है, सारा बेटी, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। तुम ये बीज लेके अपने घर में जाके लगा दो। उसके बाद देखना क्या होता है। तुम्हारी सारी दुख चला जाएगा। उसके बाद सारा वो बीज लेके राजीव को सब कुछ बोलता है और राजीव वो बीज अपनी जमीन पे लगा देते हैं। और उसके बाद सुबह जाके देखते हैं, वहां पे बहुत ही महंगा महंगा लहंगा टना हुआ है उस पेड़ में। तब सारा सोचती है, बीज के बदले वहां पे सब्जी और फल होना चाहिए। इतनी महंगा लहंगा कहाँ से आया? राजीव, मुझे लग रहा है ये सब बाबा का आशीर्वाद है, इसलिए ये बीज से लहंगा तैयार हो रहा है और बाबा ने हम लोग के लिए ये बीज इसलिए रखा है। उसके बाद सारा और राजीव मिलके वो लहंगा सारे बड़े बड़े दुकान पे बेचते हैं और सब लोग वो लहंगा खरीद लेते हैं क्योंकि राजीव और सारा का लहंगा बहुत ही सुंदर है। और उन लोगों के लहंगा का बात सारे गांव में पता चल गया। गांव छोड़ के शहर में भी चले गए। धीरे धीरे बहुत बड़े होने लगे वो लोग और उन लोगों का लहंगा का दुकान भी। उसके बाद से सारा और राजीव का पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो लोग सारे लहंगा बेच के बहुत पैसा कमाने लगे और उससे स्कूल, फैक्ट्री, बहुत कुछ बनाए। और ये सब देख के गांव वाले बहुत ही खुश हुए और उनसे बहुत प्यार करते हैं। और सब लोग वो लहंगा देखने जाते हैं उन लोगों के पास। एक दिन राजीव के भाई को पता चल जाता है उसके बारे में और उससे वो बहुत जलता है। अरे, ये सब कैसे हो सकता है? इतने इंसान का मदद कर रहे हैं, वृद्धाश्रम कर रहा है, स्कूल बना रहा है, फैक्ट्री खोल रहा है, ये सब कैसे? उसके पास तो थोड़ा सा जमीन था, वो इतना धनी कैसे हो सकता है? ये सब मुझे देखना पड़ेगा। मुझे भी उससे ज्यादा धनी होना पड़ेगा। मैं आज ही उसके घर जाऊंगा। उसके बाद अनिल चला जाता है राजीव के घर पे और जाके अपने भाई से बोलता है, भाई, मेरी फैक्ट्री में बहुत नुकसान हुआ और मुझे काम भी नहीं है। भाई, मेरी फैक्ट्री का बहुत नुकसान हो गया और मुझे पता है मैंने आपके ऊपर बहुत ही अन्याय किया, फिर भी मुझे थोड़ा मदद कीजिए, वरना मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। अनिल, तू मेरा छोटा भाई है, तू मुश्किल में पड़ा है, मैं जरूर तेरा मदद करूंगी। तभी वहां से एक बीज लेके राजीव अनिल को दे देता है। एक काम कर, तू इस बीज लेके अपने जमीन पे लगा। उसके बाद तू भी बहुत अच्छा लहंगा बेच के धनी हो सकता है। अनिल अपने भाई के पास से जादुई बीज लेके बहुत खुश होता है और आके अपने घर पे लगा देता है और तभी वहां पे बहुत अच्छा लहंगा होता है उस बीज से। ये सब देख के अनिल बहुत खुश होता है। आज के बाद से मैं भी बहुत धनी होऊंगा, मैं भी फैक्ट्री खोलूंगा और ये सब जादुई लहंगा बेचूंगा और उससे भी ज्यादा धनी हो जाऊंगा। तभी एक भिखारन आता है अनिल के पास और आके बोलता है, बेटा, मेरा छोटा बेटा बहुत ही बीमार है, उसके इलाज के लिए थोड़ा सा मदद करो वरना वो मर जाएगा। अरे भिखारन, तू यहाँ पे कैसे आ गया? मैं सबका मदद करता रहा हूँ। ऐसे बोल के सबके पास से मदद मांगती है। मेरे पास पैसा नहीं है, जा यहाँ से। बेटा, बहुत अच्छे से हो ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है गरीब इंसान कैसे रहते हैं। जिस दिन तुम गरीब होगे उस दिन पता चलेगा हम जैसे का तकलीफ। ये बोलने के बाद वो भिखारन वहां से चली जाती है और थोड़ी देर में अनिल के पास एक फोन आता है। हेलो, क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जल गया, ये कैसे हुआ? फैक्ट्री जलने के बाद तो क्या हुआ, मेरे पास जादुई वो गाउन का खेत है, वो सब बेच के मैं धनी हो जाऊंगा। ये बोलने के बाद अनिल वो खेत में जाने लगा। तभी वहां से बहुत बड़ा एक सांप निकला और उसे डस लिया।
सांप के डसने के कारण अनिल वहां पे मर जाता है और उसको सजा मिलता है। और दूसरी तरफ राजीव और सारा बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। सुहानी अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सुहानी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सुहानी की खूबसूरती को लेकर उसे बहुत ही ज्यादा घमंड थी। किसी दुर्घटना के कारण सुहानी के पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद से सुहानी की माँ उनके छोटे से एक खेत में काम करके अपना गुजारा करती थी। सुहानी बेटी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं अकेले खेत पर इतना सारा काम खत्म नहीं कर पाऊंगी। क्या तू भी मेरे साथ काम करने चलेगी? अगर तू भी थोड़ी सी काम कर लेगी मेरे साथ तो बहुत अच्छा होता। सुहानी अपनी माँ की बीमार हालत देखते हुए भी काम करने के जाने के लिए मना कर देती है। माँ, ये आप कैसे मना कर रही है? बाहर बहुत ज्यादा धूप है। अगर मैं इतनी धूप में बाहर काम करने के लिए जाऊंगी तो मैं भी काली पड़ जाऊंगी। अब क्या चाहते हैं? आपकी सुहानी जैसी बेटी काली हो जाए देखने में? नहीं बेटी, ऐसा तो नहीं होगा। मैं भी तो धूप में काम करती हूँ। 1-1.5 घंटे धूप में काम करने से कुछ नहीं होता। मेरे मदद कर दे, खेत में आज बहुत सारा काम है। सुहानी फिर भी अपनी माँ के साथ खेत में काम करने जाने से इनकार कर देती है और कोई रास्ता न देखकर सुहानी की माँ ये बीमार हालत में ही अपने खेत में काम करने चली जाती है। वह अपने खेतों में काम कर रही थी। दूसरी तरफ सुहानी स्कूल चली जाती है और वह अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही थी। तभी सुहानी की एक दोस्त आकर सुहानी से बोलती है, अरे सुहानी, सुना तुमने? तुम्हारी माँ तो खेत में काम करते हुए बेहोश हो गई है। मैंने मेरी एक दोस्त से सुना है। तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। सुहानी ये सुनकर घबरा जाती है और वह जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चली जाती है। वह देखती है सुहानी की माँ बहुत ही ज्यादा बीमार हालत में सोई हुई है। माँ, आपको क्या हो गया? आप बहुत बीमार लग रही है माँ। उसके बाद डॉक्टर आके बोलती है, अरे तुम हो क्या इनकी बेटी? तुम्हें तुम्हारी माँ को इस हालत में खेत पर काम करने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए था। वह बहुत ज्यादा बीमार है। उन्हें कुछ दिन तक घर पर ही आराम करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने खेत के काम करने हैं। अगर मैं अभी खेत पर काम नहीं करूँगी तो सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा बीमार है। अगर आप इस हालत में खेत पर काम करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सुहानी फिर अपनी माँ से बोलती है, कोई बात नहीं माँ, आप अभी आराम कर लीजिए। घर पर आप रहिए। ये कुछ दिनों तक खेत का काम मैं संभाल लूंगी। सुहानी की ये बात सुनकर सुहानी की माँ बहुत खुश होती है। सुहानी के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन से सुहानी सुबह उठकर खेत पर काम करने चली जाती है। वह बहुत मेहनत से अपना खेत पर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही धूप निकलना शुरू हो जाती है वह काम करना छोड़ देती है। इस तरह से ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। क्या मुसीबत है? पता नहीं माँ कब पूरी तरह से स्वस्थ होगी। अगर ऐसे ही धूप निकलने तक मैं काम करूँगी तो मैं काली हो जाऊंगी। मेरी खूबसूरत चेहरा खूबसूरत नहीं रहेगी। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही सुहानी खेत के पास बैठकर सोच रही थी। तभी उसे दूर से कुछ चमकता हुआ चीज दिखाई देती है। अरे, दूर कोई चीज चमक रही है। पता नहीं क्या होगी। चलो जाकर देखती हूँ। उसके बाद सुहानी अपने खेत से चलकर उस चमकती हुई चीज के पास जाती है। वह देखती है एक सुंदर सा पेड़ जिसके सारे पत्ते सोने के बने हुई है। ये देखकर सुहानी एक पत्ता लेने की कोशिश करती है। तभी वह पेड़ बोलने लगते हैं, कौन है? मेरे नींद किसने तोड़ी? किसकी इतनी हिम्मत हुई
जिसने मेरी इजाजत के बगैर मेरे पेड़ के पत्ते लेने की कोशिश की। सुहानी पेड़ को बोलते हुए सुनकर घबरा जाती है और वह सब कुछ सच बता देती है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं इस खेत पर काम करती हूँ। मुझे लगा कि मैं इस पेड़ से अगर एक सोने का पत्ता लेकर चली जाऊंगी तो मैं अपनी माँ की इलाज कर सकूंगी। पेड़ सुहानी की सारी बातें सुनकर उसे सुहानी पर दया आती है। ठीक है लड़की, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने सब कुछ सच सच बता दिया। तुम हर रोज मेरे पेड़ से एक पत्ता लेकर जा सकती हो। मैं एक परी की बनी हुई जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मुझे तंग मत करना। मैं सोना पसंद करती हूँ। पेड़ की ये सारी बातें सुनकर सुहानी खुश हो जाती है और वह एक पत्ता लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही सुहानी हर रोज एक सोने का पत्ता लेकर घर आ जाती है। सुहानी की माँ भी स्वस्थ होने लगती है। वह फिर काम करने जाती है। ऐसे ही पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। सुहानी के पास थोड़ी पैसे जमा हो चुके थे। सुहानी एक दिन सोचती है, अगर मैं हर रोज ऐसे ही एक पत्ता लेकर आऊंगी तो उससे मैं ज्यादा अमीर नहीं बन सकती। मुझे एक बार में बहुत सारे पत्ते लाने की जरूरत है। वह पेड़ तो हमेशा सोता ही रहता है। अगर मैं इस बार ज्यादा पत्ते एक साथ लेकर आऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा सोचकर सुहानी अगले दिन उस पेड़ के पास जाती है और 5 पत्ते तोड़ लेती है और उसे लेकर घर आ जाती है। लेकिन उस पेड़ को सब कुछ समझ आता था। वह पेड़ मन ही मन सोचते हैं, अरे मैंने तो इस लड़की को एक नेक दिल की लड़की समझी थी, लेकिन ये भी लालची निकली। मैं इसे श्राप देता हूँ कि ये देखने में बिल्कुल ही ज्यादा कली और बदसूरत बन जाएगी और इसके पास जितने भी पैसे हैं वह सभी गायब हो जाएंगे। सुहानी जब घर आती है वह अपने आप को शीशे में देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कली और बदसूरत बन गई थी और उसके पास जितने भी जमा पूंजी पैसे थे वह सब गायब हो चुके थे। सुहानी ये देखकर रोने लगती है। सुहानी को रोते हुए देखकर उसके माँ आकर उसे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। सुहानी अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। अरे ये तो बहुत ही बुरा किया तुमने। तुम्हें उस पेड़ का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था। अब वह पेड़ ही तुम्हें फिर से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद सुहानी उस पेड़ के पास जाती है और माफी मांगती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं अभी अपना श्राप वापस नहीं ले सकती। यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी के ऊपर जाओगे तो तुम्हें मुझे बनाने वाली परी मिलेगी। उस परी के पास एक जादुई पर्स है। अगर वह परी तुम्हें जादुई पर्स देना चाहेगी तभी तुम पहले जैसा हो सकोगी। पेड़ की बातें सुनकर सुहानी देर न करते हुए पहाड़ी के ऊपर चली जाते हैं। उसे एक बहुत ही खूबसूरत परी दिखाई देती है। सुहानी परी को सब कुछ बताती है। तुमने बहुत गलत किया, ऐसे लालच कभी मत करना, ठीक है। मैं तुम्हें अपनी एक जादुई पर्स देती हूँ। इस पर्स के अंदर एक जादुई आईना है। उस आईने में तुम जब अपने आप को देखोगी तो पहले जैसा खूबसूरत बन जाओगी और इस पर्स के अंदर तुम्हें जरूरत की चीजें मिल जाएगी। सुहानी परी की जादुई पर्स लेती है और वहाँ से जादुई आईना निकलकर अपने आप को देखती है और वह पहले जैसी खूबसूरत बन जाती है। उसके बाद सुहानी कभी भी लालच नहीं करती है। वह जादुई पर्स की मदद से गरीब लोगों की मदद करती है और सुहानी हमेशा अपनी माँ की हर बात मानकर चलती है।